नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड में प्रीति नेगी आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। रांची से यह खबर है, दरअसल झारखंड में बस का किराया दोगुना कर दिया गया है। बस ऑनर एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। 2 सीटर बस में एक सीट पर यात्री बैठेंगे, उसी यात्री को दोनों सीटों का किराया देना होगा। बस संचालकों की बैठक में यह फैसला हुआ है। बस ऑनर ने कहा है कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के पालन का हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। झारखंड में सभी बसें 2 सीटर बस है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तभी संभव है जब हम 2 सीट पर एक यात्री को ही बिठाएं। रांची बस एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण मोहन सिंह ने ये जानकारी दी है। आपको ये बता दें कि 1 सितंबर से झारखंड में बस का परिचालन शुरू होने जा रहा है और उसी के लिए बस ऑनर एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि 2 सीटर बस में एक सीट पर यात्री बैठेंगे और दोनों सीटों का किराया उनको देना होगा। और अब खबर रांची से है। जेएससीए की एजीएम की बैठक में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के 1800 रुपए के कर्जदार हुए हैं क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी। 2019-20 के वार्षिक रिपोर्ट के दस्तावेज इसकी तस्दीक कर रही है। वार्षिक रिपोर्ट में 50वें पन्ने पर जेएससीए के आपको बता दें कि एसेट्स, बकायेदारों, अग्रिम लेने वालों की सूची है और इस सूची के 59वें नंबर पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और वर्तमान में जेएससीए रणजी टीम के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी का नाम है। धोनी के नाम के आगे 31 मार्च 2020 तक 1800 रुपए का बकाया दिखाया जा रहा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, ये क्या कुछ है, जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, जेएससीए की एजीएम की बैठक थी और उस एजीएम की बैठक में जब पूरी तरह से चर्चा हुई तो जब वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 का जब जो रखा जा रहा था सबके सामने, तो उसमें जो लिस्ट बन रही थी बकायेदारों की, वो लिस्ट भी निकाली गई, चर्चा हुई और उस लिस्ट में 59वें नंबर पर धोनी का नाम है, जो 1800 रुपया उनपे बकाया है। और ये एक मेंटर के रूप में, रणजी टीम के मेंटर के तौर पे धोनी के नाम पे ये बकाया है और इस बकाया को जिनको चुकाना है सभी लोगों का लिस्ट लगाया गया है और उसी लिस्ट में मेंटर के तौर पे 1800 रुपए जो है महेंद्र सिंह धोनी पे बकाया है। तो ये आज एजीएम की बैठक थी। उसी बैठक में जितने भी बकायेदार, जिन पे बकायेदार हैं, तो उसी बकायेदार की सूची में धोनी का भी नाम था और सभी लोगों को देना है। देनदार जो है उनको, तो यानी कि ऐसे जेएससीए के कर्जदार धोनी हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए बात बोकारो की कर लेते हैं। बोकारो की चास पुलिस द्वारा लैपटॉप चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया कोरोना पॉजिटिव आरोपी पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। आपको बता दें कि आरोपी दूसरी बार फरार हुआ है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसकी कोविड जांच करवाई थी, जिसके बाद अभियुक्त कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसके बाद उसे कैंप 2 स्थित एएनएम सेंटर के कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। फरार अभियुक्त शहनाज उर्फ टेनी को जब पुलिस गिरफ्तार कर थाने लाई थी, तब पुलिस को चकमा देकर वो फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने उसे दोबारा से गिरफ्तार किया। फरार टेनी 18 अगस्त को भर्रा बस्ती में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जहां से 2 लैपटॉप सहित अन्य सामान चोरी हुआ था। ये पुलिस की लापरवाही ही कही जाएगी। पहली बार जब फरार हुआ था तब भी पुलिस सबक नहीं ले पाई। पुलिस फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज को झारखंड पहुंचने पर क्वारंटीन करने के मामले ने तूल पकड़ा हुआ है। बीजेपी के इस मसले पर खूब हो हंगामा करने के बाद साक्षी महाराज को क्वारंटीन मुक्त कर दिया गया, लेकिन यह मामला शांत पड़ता नहीं दिख रहा है। वहीं अपने खिलाफ क्वारंटीन नियमों को तोड़ने के मामले में झारखंड में केस दर्ज होने पर आरजेडी नेता तेज प्रताप ने भी हेमंत सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। क्वारंटीन नियमों को लेकर कोहराम, महाराज का तेज नहीं आया काम। झारखंड में क्वारंटीन नियमों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। झारखंड से बगैर क्वारंटीन नियमों को पूरा किए आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के वापस लौटने और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को
क्वारंटीन करने पर खूब बयानबाजी हो रही है। हालांकि इस हंगामे के बीच साक्षी महाराज को क्वारंटीन मुक्त कर दिया गया है, लेकिन साक्षी महाराज पूरे मामले में इस कदर खफा है कि दिल्ली रवाना होने से पहले राज्य सरकार पर निशाना साधना नहीं भूले। ये झारखंड में कैसी राजनीति रही है? इस तरह की राजनीति रही महाराज जी, क्या को क्वारंटाइन किया गया? राजनीति का दुर्भाग्य है, लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित रहते हैं राजनीति में, जो नहीं होना चाहिए। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से मिलने रांची पहुंचे तेज प्रताप यादव क्वारंटीन नियमों को तोड़कर वापस बिहार लौट गए, जिसके बाद उनके खिलाफ झारखंड सरकार की ओर से केस दर्ज कराया गया है। इसे लेकर तेज प्रताप ने नाराजगी जाहिर की। नहीं तो हम सड़क के किनारे नहीं न सो जाते, हमको तो कहीं यहाँ से आना चाहिए था रुकने के लिए। ये अवेलेबल नहीं करवाया गया था? कहाँ अवेलेबल कराया गया था? कोई अवेलेबल नहीं करवाया गया था। अगर अवेलेबल करवा दिया जाता तो इसमें सरकार की पूरे तरीके से गलती है ना, सरकार के ऊपर ही केस होना चाहिए। क्योंकि आपकी सरकार है वहाँ पर, हमारी कहाँ, हमारी सरकार तो यहाँ है। कहा जा रहा है कि गिरिडीह में साक्षी महाराज को क्वारंटीन करने के बाद बीजेपी इस मामले को लेकर आंदोलन की तैयारी में जुट गई थी, जिसकी भनक जिला प्रशासन को लगते ही साक्षी महाराज को क्वारंटीन मुक्त कर दिया गया। हालांकि बीजेपी इस मसले को लेकर अभी भी हमलावर है और झारखंड सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगा रही है। साक्षी जी महाराज जी आए और आए नहीं, इनके पहले इनकी योजना बन गई कि उनको किस प्रकार से परेशान किया जाए, उनको किस प्रकार से क्वारंटाइन में रखा जाए। ये बड़ा दुर्भाग्य है और सच में अफसोसजनक है। वहीं बीजेपी के आरोप को सत्ता पक्ष ने खारिज कर दिया है। सत्ता पक्ष के मुताबिक कोविड-19 गाइडलाइन का पालन हर हाल में कराया जाएगा, चाहे वह किसी भी दल के नेता हो। कांग्रेस के सह प्रभारी यहाँ आए हों या हम तेज प्रताप यादव जी आए हों या साक्षी महाराज जी आए हों, सभी को समान नजरों से देखा जा रहा है। प्रोटोकॉल का पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है, कहीं से कोई राजनीति की बात नहीं। कौन बड़ी बात है? क्वारंटीन कोरोना से क्या है? कोरोना ये स्वेच्छा से है, पालन करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। लेकिन इसके लिए हाई तौबा मचाना ये अच्छी बात नहीं है। मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ, हर तो बड़ा मुद्दा देखिए। वैसे झारखंड में क्वारंटीन का मसला शुरुआत से ही सियासत का सबब बना हुआ है। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी को भी दिल्ली से लौटने पर क्वारंटीन किया गया था, जबकि सत्ता पक्ष के लोगों को इस नियम से छूट मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए बात जामताड़ा की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इस संक्रमण की जद में पुलिसकर्मी भी आ गए हैं। आज जांच के बाद जामताड़ा सदर थाने में 11 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 10 पुरुष और 1 महिला पुलिसकर्मी है। जामताड़ा सदर थाना में 11 पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने थाने को सील कर दिया है और पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए आइसोलेट कर दिया है। थाने के मुख्य दरवाजे को भी बंद कर दिया गया है और कल थाने को सैनिटाइज किया जाएगा। फिलहाल थाने में किसी के भी प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जामताड़ा में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस कोरोना संक्रमण के दायरे में पुलिसकर्मी भी आ गए हैं। हम मौजूद हैं जामताड़ा सदर थाना के पास और आप देख सकते हैं कि यह सदर थाना है जिसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर 11 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद से थाना को सील कर दिया गया है। अभी यहाँ मौजूद हैं कोविड के इंचार्ज दुर्गेश झा, हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जामताड़ा थाना में कितने मरीज मिले हैं कोरोना के? आज विशेष रैपिड एंटीजन टेस्ट का ड्राइव चलाया गया, जिसमें 11 लोग पॉजिटिव आए हैं। उन 11 लोगों में 10 पुरुष हैं और 1 महिला है और एक डॉक्टर डिप्यूट किया है जो इनको डेली बेसिस पे देखेंगे। और महिला जो पॉजिटिव आई है उनको उदलबनी कोविड हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। तो ये हमारे साथ थे कोविड हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर दुर्गेश झा और इन्होंने कहा है कि जो है लगातार लोगों का जांच चल रहा है और इस जांच के बाद जो है जो भी पाए जा रहे हैं उनका इलाज किया जा रहा है। देवाशीष भारती, जी मीडिया, जामताड़ा।
और झारखंड में कोरोना का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। यहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 38,000 को पार कर गया है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38,435 तक पहुंच चुकी है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। सूबे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 400 तक पहुंच चुका है। इस समय सूबे में कोरोना के 11,577 एक्टिव केस हैं, जबकि 26,448 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। धनबाद वाणिज्य राजस्व कर विभाग ने एक चाउमीन विक्रेता पर करीब 16 करोड़ जीएसटी चोरी का मामला दर्ज कराया। लेकिन जब मामले की जांच की गई तो एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसके बाद लालच और भरोसे के कत्ल का तो जिक्र आया ही, साथ ही फर्जी कंपनी के जरिए सरकार को चप्पट लगाने का मामला भी सामने आया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको। चाउमीन वाले पर 16 करोड़ जीएसटी बकाया, फर्जी कंपनी के जरिए सरकार को चपत, फुटपाथ पर फर्जीवाड़ा। धनबाद में फुटपाथ पर चाउमीन बेचने वाले विक्की बनर्जी पर करीब 16 करोड़ का जीएसटी चोरी करने का मामला है। मामले में विभाग ने जांच शुरू की तो पता चला कि सर्वश्री नारायणी ट्रेडर्स, जिसका पता दुहाटांड़ है, वहां ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। जांच के दौरान विभाग कंपनी के मालिक विक्की बनर्जी तक पहुंचा। नाम का सत्यापन होने के बाद उसके खिलाफ धनसार थाना में उत्पादक माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत कर चोरी और जालसाजी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पेपर के थ्रू से तो अभी विक्की बनर्जी है, सत्यनारायण सिन्हा द्वारा इसको इस तरह फ्रॉड में फंसाया गया है, लग रहा है कागज के मुताबिक। दोनों छापामारी करी जा रही है, दोनों को पकड़ लिया जाएगा। लगभग 16 करोड़ का सरकार को इसमें जीएसटी का मामला में हेरफेर हुआ, घाटा हुआ सरकार को, जिसके के मामले में हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। वाणिज्य कर अधिकारी की शिकायत के बाद धनसार थाना ने जांच शुरू की तो पता चला कि विक्की बनर्जी के नाम से जीएसटी खाता चलाया जा रहा है और विक्की बनर्जी को सत्यनारायण सिन्हा नाम का शख्स महीने में 10,000 रुपए देता है। इधर पुलिस विक्की और सत्यनारायण सिन्हा की तलाश में छापेमारी कर रही है। वहीं कंपनी के कथित मालिक विक्की बनर्जी की पत्नी से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि नावाडीह निवासी सत्यनारायण सिन्हा ने धोखे से उसके कागजात लेकर उसके साथ धोखाधड़ी की है। 8-10 महीने पहले ऑफिसर आया था तो पूछताछ किया तो विक्की बनर्जी कौन है, तो हम बोला हमारा पति है। तो बोले उसका नाम कौन कंपनी चालू हुआ है, तो बोला कंपनी कौन कंपनी, तो बोला कौन ट्रेडर्स कंपनी है। वो डीसी हो, एसपी हो, तहकीकात करे कि जो आदमी ठीक से 100 रुपया नहीं कमा सकता, 16 करोड़ का कौन चीज घोटाला है और कौन दिया है, उसको भी हम चाहते हैं। उसको खोजने के लिए हम चाहते हैं कि हम लोग का गलत में फंसाया गया। पुलिस करे, सीबीआई जांच करे, अगर विक्की बनर्जी गलत है तो हो जाएगा और वो गलत है तो हो जाएगा। फिलहाल आरोपी विक्की बनर्जी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लेकिन एक छोटे से घर में रहने वाले और छोटे से ठेला पर चाउमीन बेचकर घर चलाने वाला परिवार लोभ की वजह से कानून की नजरों में करोड़ों का टैक्स चोर बन गया। नितेश, जी मीडिया, धनबाद। और धनबाद में दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर खूनी जंग देखा गया। मामला झरिया का है, जहां ऊपर कुली में ईदगाह अखाड़े के लोगों ने देर रात मुहर्रम का जुलूस निकाला और आग के गोले इधर उधर बरसाए, जिससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। जिसका ऊपर कुली के लोगों ने जब विरोध किया तो ईदगाह अखाड़े के लोग आक्रोशित हो गए और लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिससे कई लोग घायल भी हो गए। रात को मामला शांत होने के बाद दिन में फिर से ईदगाह अखाड़े के लोग ऊपर कुली पहुंच गए और धावा बोल दिया और जो भी दिखा उसे मारने लगे। यहां तक कि बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर मामले को किसी तरीके से शांत कराया। और चलिए बात रांची की कर लेते हैं, जहां पर रांची पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने नामकुम और पंडरा ओपी थाना क्षेत्र से पीएलएफआई उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 3 उग्रवादियों के पास से पुलिस ने हथियार और गोली बरामद की है। यह उग्रवादी शहरी क्षेत्र में रहकर रंगदारी और फिरौती वसूलते थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने छापेमारी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया।
सूचना बड़ी दबी जुबान में लोगों से मिले, काफी थ्रेट था उन लोगों को, लेकिन सीनियर साहब के आदेश पे एक टीम का गठन किया गया। जो नीरज डीएसपी साहब हैं हमारे इस टीम के, और हमारे लोकल प्रभारी नामकुम के हैं, वो पंडरा गोपी के भी प्रभारी, सारे लोगों के मिलकर कल ही इसमें गिरफ्तारी हुई केतारी बगान से 2 लोगों की, विनय तिग्गा और कचना पाहन के, जिनके पास से ये देख रहे हैं असलाहा मिला है, तमंचा बरामद हुआ है, मिला भी है। गढ़वा पुलिस इन दिनों आपस में हुई मारपीट को लेकर चर्चा में है, जहां सदर थाने में रविवार को संग्राम मच गया और यहां के सिपाही और दारोगा में जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते अफरा तफरी का माहौल हो गया। मामला जवान की छुट्टी को लेकर था। पुलिस पदाधिकारी ने थाने के जवान रमेश उरांव के साथ मारपीट की तो सिपाही के गुट ने भी दारोगा के साथ जमकर मारपीट की। इस मारपीट की घटना में जवान रमेश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर पुलिस अफसर एसोसिएशन ने मारपीट की बात मानी है और कहा कि दोनों ओर से मारपीट की गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। तो बड़ा बाबू जा करके, अरे हवलदार साहब जा करके बोल दिए बड़ा बाबू का, और उसके बाद में हमको बैठाया गया। फिर हम रिक्वेस्ट करने गए कि अगली बार मत किया जाए सर, फिर वहाँ तो उसी को लेकर के मारने लगे। हम लोग देख रहे हैं जांच चल रहा है और जांच मुख्यालय साहब कर रहे हैं, ये साहब जैसे जांच पूरा क्लियर होता है उसके बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कर पाएंगे। सर मामला क्या है? यदि कुछ वैसा हुआ होगा तो आपस में बैठ के, तो इंटरनल मामला है, आंतरिक मामला है। सुनने हमें आया कि दोनों तरफ से मारपीट हुई है। इंस्पेक्टर साहब जैसे ही बाहर निकले चैम्बर से, तो वो मामला को कुछ मैंने नहीं जान रहा था। वो आया तो थोड़ा सर से रिक्वेस्ट करने लगा कि दे दिया जाए कम से छुट्टी उटी, जो भी पहले से बीमार भी है, ये हार्ट का पेशेंट है, उसके जीजा जी एक्सपायर किए हैं अभी 15 दिन पहले, तो डिप्रेशन में भी चल रहा था वो। तो छुट्टी तो बंद है 10 महीना से हम लोग का। कॉलर पकड़े और स्कूल ले जाके मारने पीटने लगे। और गुमला पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां सर्च अभियान के दौरान 7 केन बम बरामद किए गए हैं। धोतीघाट जंगल में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए 10 से 15 मीटर की दूरी पर केन बम बिछाए गए थे, जहां सही समय पर सूचना न मिलने पर पुलिस को भारी क्षति भी हो सकती थी। मामला पालकोट थाना क्षेत्र के बिल्डिंगपीरा इलाके का है। इलाके में और भी विस्फोटक पीछे होने की आशंका जताई जा रही है। बकौल पुलिस बम बिछाने में सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा के दस्ते का हाथ बताया जा रहा है। वहीं सभी केन बमों को रांची से आई टीम ने डिस्फ्यूज किया है। एसपी हरदीप जनार्दन ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी है। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर नक्सलियों ने एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी अगर सर्च अभियान के दौरान ये 7 केन जो बम है ना मिले होते। आप जरा अंदाजा इन तस्वीरों को देख के लगा सकते थे कितना भारी नुकसान हो सकता था। घटना को अंजाम देने के फिराक में नक्सली थे। सब जोनल कमांडर खुदी मुंडा दस्ते का हाथ पुलिस के पीछे बता रही है। आपको बता दें कि अब सभी केन बमों को रांची से आई टीम ने डिफ्यूज किया है और 7 केन बम सर्च अभियान के दौरान बरामद किए गए। और चलिए अब बात खूंटी की कर लेते हैं। खूंटी में नशे में धुत बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और भाई को मारकर जख्मी कर दिया। मामला मुरहू थाना क्षेत्र के बूंडू ममाइल गांव का है। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स पीकर घर आया और छोटे भाई से झगड़ा करने लगा। हंगामा देखकर भाई की पत्नी जब रोकटोक के लिए बीच में आई तो बड़े भाई ने कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया और छोटे भाई को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया। 7 बजे करीब क्या हुआ था? क्या हुआ तो मतलब अपने वही मतलब मैं अपने मतलब दोनों परिवार में
पता नहीं क्या झगड़ा हो रहा था, उसके बाद पता नहीं कैसे कैसे हो उसका भाई कैसे निकल गया चुपके से कि कैसे, वैसे हमको तो बताया। झारखंड में इम्तिहान की सियासत अपने चरम पर है। एक तरफ जहां कांग्रेस सहित सत्ताधारी दल परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। जेईई और नीट की परीक्षा में किसी भी विद्यार्थी और उसके अभिभावक को परेशानी ना हो, इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा झारखंड प्रदेश ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। राज्य भर के 5 जिले और 10 सेंटर के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। वो हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से छात्र उस अपने जिले में वाहन की व्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोग जो सेंटर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, समय से सेंटर में पहुंचने के लिए उनके पास साधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता उनको सेंटर तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां पर एक राजनीतिक पार्टी के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली एकमात्र रचनात्मक काम करने पर भी विश्वास करती है। हम समय पर आंदोलन भी करते हैं और आप सबको जानते हैं जिस प्रकार से कोरोना वायरस के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो जिनके जिस चीज की आवश्यकता थी, नितांत आवश्यक लोगों के पास खाद्य सामग्री, दवा, ऐसे कई चीजों की आपूर्ति भी करने का काम किया है। रेल मंत्री ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और कहा है कि रेलवे के विकास में जमीन अधिग्रहण बड़ी रुकावट बन रहा है। 26 अगस्त 2020 को ही रेल मंत्री ने यह पत्र सीएम को लिखा है। पत्र में लंबित परियोजनाओं की भी जानकारी दी गई है। फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से भी कई परियोजनाएं अटकी हुई हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे हमारे साथ।